नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तमन्ना मलिक फिर सुर्खियों में, बुरके वाली कांवड़ यात्रा पर नोटिस, संबल प्रशासन हुआ सतर्क। ईएमआई पर नहीं मिली राहत, रेपो रेट फिर रहा, आरबीआई ने बदली दरें। नकली पनीर पर बड़ा वार, एनालॉग पनीर हुआ बैन, सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा। बारिश का कहर जारी, बिजली बनी मौत की वजह, कई राज्यों में दर्दनाक हादसे। आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम, 2 आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त, 4 नाबालिग समेत 9 हिरासत में। संभल में एक बार फिर तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा चर्चा का विषय बन चुकी है। जिला प्रशासन ने तमन्ना मलिक और उनके पति अमन त्यागी को नोटिस जारी करते हुए बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा न करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा करने से कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था प्रभावित होते आशंका है। महाशिवरात्रि के दौरान तमन्ना मलिक ने बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा की थी। उस यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें धमकियां भी मिली और इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस बार नोटिस मिलने के बाद अमन त्यागी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपना पक्ष रखा। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ी है और यात्रा के दौरान कौन सी पोशाक पहननी है यह तमन्ना का व्यक्तित्व निर्णय है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नोटिस किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए नहीं, बल्कि एहतियात के तौर पर जारी किया गया है, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह का विवाद या तनाव पैदा न हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर आम लोगों को ब्याज दरों में राहत नहीं दी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है। यानी फिलहाल होम लोन, ऑटो लोन और अन्य कर्जों की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि बढ़ती खुदरता और महंगाई, खाद्य पदार्थों और ईंधन की ऊंची कीमतों तथा मानसून की अनिश्चितता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। आरबीआई ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। इसके बाद ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में फिलहाल कर्ज लेने वालों को ईएमआई में राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को 4 हफ्ते के भीतर फर्जी बैंक खातों और साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और जांच एजेंसियों कार्रवाई के बाद डिजिटल अरेस्ट के मामलों में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए पूरे देश में मजबूत और एक जैसी व्यवस्था लागू करनी जरूरी है। अदालत ने राज्यों को जल्द से जल्द E0 एफआईआर सिस्टम और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर लागू करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही बैंक खातों के फ्रीज होने से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने और साइबर ठगी की रकम पीड़ितों को वापस दिलाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, बैंकों और सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से बचाव के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और भविष्य में पीड़ितों के मुआवजे व्यवस्था पर भी विचार करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने आम जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब एनालॉग यानी नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, परिवहन और वितरण पर पूरी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र इस तरह का फैसला लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। सरकार का कहना है कि बाजार में नकली
नकली पनीर को असली बताकर बेचे जाने वाले उपभोक्ताओं की सेहत को खतरा था, इसलिए ये कदम उठाया गया। ऐसे में यह फैसला उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई है जहां बिना हल्दी के ही कथित तौर पर हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा था। जांच के दौरान अधिकारियों को फैक्ट्री में साबुत हल्दी नहीं मिली, इसके बजाय बड़ी मात्रा में चावल के टूटे दाने, लिक्विड कलर और अन्य सामग्री बरामद हुई। आशंका है कि चावल में रंग मिलाकर उसे हल्दी पाउडर के रूप में तैयार किया जा रहा था और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से करीब 5 लाख रुपए की संदिग्ध स्टॉक जब्त कर ली है। हल्दी, मिर्च, धनिया, लिक्विड कलर और चावल समेत 6 नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। साथ ही फैक्ट्री के लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यदि लैब जांच में मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने लोगों से केवल भरोसेमंद और लाइसेंस प्राप्त ब्रांड के मसाले खरीदने की अपील की है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई आकाशीय बिजली के झटकों से कई लोगों की मौत हो चुकी है और झारखंड के गिरिडीह, दुमका और लातेहार जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 8 मौतें गिरिडीह जिले में दर्ज की गई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में बिजली के झटके से 3 लोगों की जान चली गई। देवरिया में मोबाइल चार्ज करते समय एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एटा में लखनऊ में भी करंट लगने से 2 लोगों की जान चली गई। और मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट भी जारी किया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। रांची का राज्यपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों छात्रों के लिए जंतर मंतर बन चुका है, जहां सड़के अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से धरना और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मुख्य मांग 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा कराने और भर्ती प्रक्रिया के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की है। आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं हो रही है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई छात्र भावुक होकर कह रहे हैं कि सरकार अब जिंदा रखे या मार दे, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन आंदोलन के बीच सीआईडी की जांच भी तेज हो चुकी है। जांच एजेंसी ने परीक्षा से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी तथा जेपीएससी अधिकारियों की भूमिका की जांच की है। सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट और अन्य दस्तावेज की भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि योजनाओं से ज्यादा निष्पक्ष भर्ती और रोजगार चाहिए। अब सभी की नजर राज्य सरकार पर है और छात्रों की मांग पर क्या फैसला लेती है इस पर है। लाल सागर में एक बार फिर समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा सामने आया है। यमन तट के पास भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ, जिसके बाद जहाज समुद्र में डूब गया। राहत की बात यह है कि जहाज पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिसमें 13 भारतीय नागरिक थे और एक यमनी नागरिक शामिल था। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और यमनी अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। भारत ने क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचाने में सहयोग के लिए यमन के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लाल सागर क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यापारिक जहाजों पर हमले तत्काल रोकने की मांग की है। मदरसों में वंदे मातरम गाने को लेकर दायर याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर तक की तय की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वंदे मातरम गाना किसी की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए और इसे अनिवार्य करना धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब देश के कई ईसाई स्कूलों में भी प्रार्थना के दौरान वंदे मातरम गाया जाता है तो इससे आखिर समस्या क्या है। अदालत ने यह भी कहा कि बिना केंद्र सरकार का पक्ष सुने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि इस आदेश के आधार पर किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही है तो संबंधित पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि आदेश किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। सरकार का यह कहना है कि किसी को भी जबरन गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस कार्रवाई में 4 नाबालिग समेत कुल 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास 3 अवैध पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस, 4 पेट्रोल बम और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये लोग विदेश में बैठे ISI हैंडलर के निर्देश पर स्थानीय युवाओं की भर्ती, सुरक्षा एजेंसियों की रेकी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश में जुटे हुए थे। जांच के दौरान पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास लगाए गए निगरानी कैमरों का भी पता चला। आरोप है कि इन कैमरों की रिकॉर्डिंग विदेश में बैठे हैंडलर्स को भेजी जा रही थी ताकि संवेदनशील इलाकों में गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पूरे नेटवर्क, फंडिंग और अन्य आतंकी कनेक्शन की जांच की जा रही है और इस मामले में अमृतसर के अलग-अलग थानों में FIR दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।